हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया टॉपिक क्लास 9th का। बेटा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसका नाम है सर्कल। तो बेटा देखो, हमारे जीवन में सर्कल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग अपने जीवन के आसपास में बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्रीज देखते हैं जो हमको आए दिन देखने मिलती हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में। ये देखो बेटा, ये आपको झूला दिख रहा है ना। तो ये झूला कौन सी शेप का है बेटा? ये सर्कुलर शेप का है। ये देखो यहाँ पर ये पंखे की जो ब्लेड्स हैं, अगर इनका हम एक ट्रेस आउट जनरेट करें बेटा, तो ये क्या बनाएंगी? ये जो लोकस बनेगा बेटा, सर्कल होगा। और इतना तो आप जानते हो कि गाड़ी में जो व्हील्स होते हैं बेटा, सर्कुलर, कितने सर्कुलर शेप में होते हैं। इवन हमारे प्लानिटरी सिस्टम की जो सबसे पहली जो थ्योरी स्टडी की गई थी, उसमें यही माना था कि सारे प्लैनेट जो हैं, जैसे ये देखो, ये अर्थ है ना, अर्थ के अबाउट, सॉरी मून है, अर्थ के अबाउट जो मून है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और क्वाइंस वगैरह ये सर्कल होते हैं। तो सर्कल हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल शेप है। आइए सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल में मेनली होता क्या है बेटा? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले मैं बात करूं तो सर्कल की डेफिनेशन, अगर एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट पी मतलब घूमने वाला पॉइंट पी, कुछ इस तरीके से मूव करता है कि इसकी एक फिक्स पोजीशन से, फिक्स पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो ये सेंटर जो होता है, जिसे कॉमनली ओ के नाम से जाना जाता है, अगर उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस बनाते हुए कोई पॉइंट लगातार मूव करते जाए, जैसे डिस्टेंस क्या है? उस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों रेडियस। तो ये फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये पॉइंट जो है लगातार मूव कर रहा है, तो बेटा ये जो जनरेट करेगा पाथ, ये जो पाथ जनरेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उस पाथ को हम बोलेंगे सर्कल। ठीक है ना। तो डेफिनेशन वाइज हम सर्कल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ अ पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट p इज मूविंग इन अ प्लेन, ये देखो ये पॉइंट p है और ये पॉइंट p मूविंग इन अ प्लेन, है ना। तो प्लेन के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों? दो कोऑर्डिनेट, एक्स और एक वाई। अगर ये कुछ इस तरीके से मूव करता है कि एक ये पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके चले, उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अगर वो हर वक्त एक फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करके चले, तो ये पॉइंट का जो ट्रेस जनरेट होगा, उसी ट्रेस को हम लोकस बोलते हैं। उसी का जो कर्व जनरेट होगा बेटा, दैट कर्व इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है। तो ये जो कर्व जनरेट होगा, जो ट्रेस आउट इसका जनरेट होगा, जो इसका लोकस जनरेट होगा, वो क्या होगा? सर्कल होगा। सिंपली बेटा आप एक गाय को खूंटे में बांध दो, ये हो गया फिक्स पॉइंट जिससे गाय बंधी हुई है। उसके गले में एक लोहे की रॉड डाल दो, और अब बेटा यहाँ पर ये जो है इस तरीके से, यहाँ पर जो गाय चारा चरती जाएगी, वो क्या जनरेट करेगी बेटा? सर्कल जनरेट करेगी, क्योंकि गाय इज लाइक अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है ना। और ये वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन में मूव करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा, है ना। और क्या जनरेट करेगा? सर्कल। तो ये समझिएगा बेटा कि जो सर्कल होती है वो कौन सी ज्योमेट्री होती है? एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? प्लेनर। क्योंकि सर्कल प्लेन में बनता है। याद रखिएगा, सर्कल एक 3D ज्योमेट्री नहीं है। सर्कल एक कैसी ज्योमेट्री है? 2D ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया? क्योंकि सर्कल के पास दो डायमेंशन होती हैं। एक, अगर आप इसको देखो तो जो भी आप सर्कल में पॉइंट जनरेट करोगे, उसमें दो ही पॉइंट होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। समझ में आ गया? सर्कल में दो ही डिस्टेंसेस होंगी, एक एक्स में और एक वाई में, है ना। तो इसलिए ये एक 2D ज्योमेट्री है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ नॉमिनेशन है बेटा। ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ जो है सर्किल का सेंटर है। और जो डिस्टेंस होती है ओ से लेकर के इसके पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट की, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस इसके सेंटर से जो होती है, वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा ओ पी, ओ से लेकर के पी तक को, या ओ से लेके क्यू तक को, या कोई भी पॉइंट आपका है, सपोज एस ले लो, तो मैं कहूंगा मोर बेटर ओ से लेके पी तक की, या ओ से लेके क्यू तक की, या ओ से लेके एस तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर, कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दो पॉइंट की। ये पॉइंट आपको पॉइंट क्यू दिख रहा है। ओके। ये पॉइंट क्यू जो है, ये पॉइंट कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। कंडीशन क्या है? अगर उसकी सेंटर से लेकर के डिस्टेंस जो है
अगर वो रेडियस से कम है, जैसे ओ से लेकर के क्यू की डिस्टेंस क्या है, आर से कम है, समझ गए ना। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। क्लियर हो गया। और ये कहलाएगा मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट इंटीरियर में है वो रेडियस के कम होंगे। ओके, तो ये पॉइंट क्यू कहलाएगा इनसाइड द सर्किल। जो पॉइंट क्यू की लोकेशन है आपसे पूछी जाए कि पॉइंट क्यू कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे एक मिनट, ये क्यू ले लिया है तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो क्यू हो गए हैं एक्चुअली, क्यू की बात हमने यहाँ कर दी। तो इसका नाम आप क्या ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए, इसको आप टी ले लो। क्या ले लो बेटा, टी ले लो, ठीक है ना। और अब क्यू यहाँ पे आ गया, तो क्यू क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। ओके, इंटीरियर पॉइंट। ओके, और हम क्या कहेंगे, क्यू इज कॉल्ड इन द सर्किल, इन साइड द सर्किल या इन द सर्किल, इन द सर्किल। थोड़ा सा प्रेपोजिशन यहाँ पे खेल खेलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इन द सर्किल। ओके, अगर एक पॉइंट आप बाहर ले लो आर, अब देखो बेटा ओ से लेकर के आर तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल आर से बड़ी है। यहाँ देखिए लिखा है ओ आर इज ग्रेटर देन आर, ओ आर इज ग्रेटर देन आर। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, और यदि कोई पॉइंट आपने सर्कल के ऊपर ले लिया है, सपोज जेड है, सो दिस इज कॉल्ड ऑन द सर्किल। याद रखना बेटा, ऑन द सर्किल। समझ में आ गया। तो मजे की बात यह है कि अगर कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो इसको आप यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते हो। आप इसके लिए क्या यूज करोगे, इन द सर्किल, ये सर्किल के अंदर है। समझ में आ गया। ऑन द सर्किल क्या कहलाएंगे, ये वाले पॉइंट होते हैं, यही सर्किल के पॉइंट है। इसके अंदर के पॉइंट को सर्कल का पॉइंट नहीं माना जाता। मतलब सर्कल के पॉइंट केवल वो होते हैं जो इसकी पेरीफेरी में हुआ करते हैं। क्लियर हो गया। यस। अब आइए बात करते हैं तीन प्रकार की लाइनों की, जिसमें एक लाइन आएगी सीकेंट और एक आएगी टेंजेंट। ये देखिए, ये एक लाइन यहाँ से चली गई है ना। सबसे पहले आप लाइन को अंदर ले लीजिए। तीन केस हम लेते हैं। एक जो लाइन है, लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रही है बेटा। सो द लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। तो ये जो लाइन है बेटा यहाँ पे, ये क्या है, सीकेंट है। क्या है बेटा, ये सीकेंट है। समझ में आया। ये जो लाइन है ना तो ये सीकेंट है ना तो ये टेंजेंट है, ये बाहर से चली गई। इस लाइन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। क्लियर हो गया। अब आप इस लाइन को थोड़ा थोड़ा करीब लाते जाओ। एक पोजीशन होगी कि ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगी और काटे ना अंदर। समझ में आ गया। एक ही पॉइंट पे टच करेगी तो बेटा ये क्या कहलाएगी, दैट टाइम इट इज कॉल्ड टेंजेंट। दैट टाइम इट इज कॉल्ड टेंजेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इवन इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th का चैप्टर जो है वो केवल केवल इसी पर है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और टेंजेंट बेटा केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है। सपोज यहाँ पे नाम इसका P है, और टेंजेंट और सर्कल का जो टच पॉइंट होता है बेटा, उसका एक बहुत प्यारा सा नाम है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या नाम है, बोलो मेरे साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बेटा, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, TACT, कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज सेकेंड, इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट। टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। इंटरसेक्ट से बेटर आप यहाँ पे टचेस लिख सकते हो। ओके, विच टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर हो गया। इस बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एक सर्किल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्किल। समझ गए। तो ये टेंजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट है इस चैप्टर का, देखेंगे इसको लेटर ऑन। चलिए, यस, टेंजेंट। ये देखिए पॉइंट P को क्या बोला गया, पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहली चीज पढ़ ली। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्किल टू एनी गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल। यस बेटा, अगर किसी सर्किल में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, जैसे ये एक टेंजेंट है बेटा, इसके पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट होगी जो इसके सामने होगी। समझ में आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट ये है, इसके पैरेलल अगर आप दूसरी टेंजेंट बनाएंगे बेटा तो समहाउ यहाँ से वो टेंजेंट जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि टेंजेंट पर जो रेडियस जाती है ना, वो रेडियस जो होती है टेंजेंट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है,
परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट है तो ये टेंजेंट पर ये रेडियस जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर बेटा ये भी परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? जैसे साइकिल के स्पोक्स रहते हैं उसी तरीके से ये रेडियस जा रही है, एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट के पैरेलल एक दो टेंजेंट केवल खींची जा सकती हैं जो पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब पैरेलल होंगी बच्चों तो एक महत्वपूर्ण बात है, आपको ये जानना चाहिए कि अगर ये पैरेलल होंगी तो वैसे आपने देख लिया है, सेंटर से बोलो ये एंगल कितने डिग्री होता है 90, और ये भी कितना होता है 90, और आप जानते हैं कि 90 90 का सम कितना होता है 180, और जो पैरेलल टेंजेंट होती है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। यहां पर देखिए, क्या सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींची जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो सीकेंट बना सकती है, टेंजेंट नहीं बना सकती है। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? ओनली वन, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट। और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पॉइंट, तो वहां से बेटा आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? दो। और दो टेंजेंट यहां से बनेंगी, एक टच करेगी सपोज पीई को और दूसरी टच करेगी एफ पर, सो सेकेंड इज कॉल्ड पी एफ। क्लियर हो गया? तो एक पीई है और दूसरी जो है पी एफ है। यस, ये देखिए, सो पीई इक्वल टू पी एफ, पीई इज इक्वल्स टू पी एफ। तो दो टेंजेंट हो गई बेटा, यहाँ पे एक पीई हो गई और दूसरी क्या हो गई? पी एफ हो गई। क्लियर हो गया? यस। और यहाँ P से लेकर के बेटा जो E तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट वाली, और दूसरी है PF लेंथ ऑफ टेंजेंट सेकेंड वाली, और दोनों टेंजेंट बेटा इक्वल होती हैं। आई मीन टू से PE इज इक्वल टू PF। इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। समझ में आया? अभी के लिए केवल आपको इतना जानना है कि यहाँ पर जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P से किसी सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। बेटा टेंजेंट की लेंथ केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही मानी जाती है, ए बी। सो यू कैन राइट पी ए इक्वल टू पी बी। क्लियर? यस। बताइए मुझे व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट को सीकेंट के एक स्पेशल केस के रूप में देखा जाता है। देखो कैसे, ये एक सीकेंट है, ये अपने पास में एक क्या जा रही है? सीकेंट। बेटा इसको और इधर करो सर्कल के कॉर्नर की तरफ, तो ये छोटी हो गई। पहले पी क्यू थी, फिर पी डैश क्यू डैश, और छोटा करा पी डबल डैश क्यू डबल डैश, और छोटा करा पी ट्रिपल डैश क्यू ट्रिपल डैश, करते 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 जब आप एकदम कॉर्नर पे पहुंचोगे तो दो पॉइंट से कम कम होते होते ये पॉइंट क्लोजर होते गए। देखो कट पॉइंट क्या होते जा रहे हैं? क्लोजर होते होते जा रहे हैं ना। और एक ऐसी सिचुएशन पहुंचेगी बेटा कि ये कट पॉइंट एक दूसरे को मर्ज कर जाएंगे और केवल सिंगल पॉइंट बनेगा। बोलो यस और नो? मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली one point. So the tangent, when a secant touches at only one point, then it becomes tangent. It becomes tangent. तो क्या कहोगे? टेंजेंट को आप सीकेंट का स्पेशल केस कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? सो दैट टाइम यू कैन से कि आवर टेंजेंट इज द स्पेशल सीकेंट। यस और नो? Yes, tangent is the special secant in which the two point which acts as the circle or coincide। मतलब ये जो दो पॉइंट थे ये एक ही पॉइंट पे मर्ज हो गए। इधर भी आप कर लो, जैसे ये चलो छोटा करते जाओ, ये देखो पॉइंट क्लोजर आ रहे हैं, और इधर बनाया ये और क्लोज आ गए। बोलो आ गए? और इधर बनाओगे बेटा ये और क्लोज आ जाएंगे, और इधर बनाओगे बेटा ये और क्लोज आ जाएंगे, और इधर बनाओगे बेटा ये और क्लोज आ जाएंगे। एक कंडीशन आएगी कि बेटा ये जस्ट इसको टच कर जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। सो दैट टाइम इट विल बिकम एज टेंजेंट माय डियर। सो टेंजेंट वर्क्स एज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। क्लियर? चलिए, तो आज आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 सर्किल की। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव? आंसर क्या है? इनफाइनाइटली मैनी और इनफाइनाइट। ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट एंड हाउ मेनी पॉइंट? 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड secant. A circle can have how many parallel tangent? At most 2 tangent the circle can have maximum, right? The common point of a tangent to a circle is called point of कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी।
अब हम थ्योरम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब थ्योरम की ओर आगे बढ़ने के लिए ये हमारे पास में पॉइंट ओ है। यस के स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स in a plane that are at a given constant distance from the fixed point on the plane. The fixed point is called the center and the given constant distance is called the radius. ये जो distance होती है constant distance, इसको radius बोलते हैं, और ये जो fixed point होता है इसको हम क्या बोलते हैं? center बोलते हैं, center of the circle। ठीक है। A circle with center O and radius R is usually denoted by CO, R। याद रखिएगा बच्चों, एक सर्कल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? CO, R। O का मतलब इसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? R है। 10 इन सेट थ्योरेटिकल नोटेशन वी राइट CO, R मतलब सर्किल O, R को हम क्या दिखा सकते हैं सेट नोटेशन में? दैट इज x, है ना, एक पॉइंट का कलेक्शन है सच दैट ओ से लेके x इक्वल टू आर। बच्चों इस लाइन से आपको मतलब नहीं है, ये क्लास हायर क्लासेस का टॉपिक है, इसलिए केवल आपको यहाँ तक देखना है, ये लाइन आपके काम की नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ए पॉइंट P लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्किल SCO, R, है ना। एस देखिए, अगर OP इज लेस देन R, कोई पॉइंट P है, अगर वो OP लेस देन R है, देखिए बेटा यहाँ ध्यान से, अगर P तक की डिस्टेंस उसकी अगर R से कम है तो वो सर्कल के इनसाइड होगी। अगर P अगर उसके ऊपर इक्वल है तो ऑन द सर्किल। एंड इफ OP इज ग्रेटर देन R, दिस मीन्स इट इज आउटसाइड द सर्किल। यस ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्क। बेटा अगर आप सर्कल के ऊपर के और सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट को कंबाइन कर दो, जैसे ये सब पॉइंट है, इनको आप क्या कर दो? कंबाइन कर दो, इन सब का कलेक्शन आप ले लो, तो बेटा केवल आपको बाउंड्री के साथ साथ आपको पूरा अंदर का एरिया मिलेगा। अभी तक केवल आपको क्या मिल रही थी? एज अ सर्कल आपको रिंग मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? सो दिस वाज रिंग ओनली। बट अगर आप अंदर के सारे पॉइंट्स बेटा अगर आप कवर कर लो, सब के सब अगर आप कवर कर लोगे बेटा, तो ये सारे पॉइंट अगर आप कवर करोगे तो ये सारे पॉइंट कवर करके ये क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। आई मीन टू से अगर आप इसको देखो इस तरीके से, ये पूरा का पूरा रीजन अगर आप देखोगे तो बेटा ये रिंग नहीं है, तब ये सर्कल नहीं है, तब ये क्या बन जाएगा? ये एक डिस्क बन जाएगी। तो याद रखिएगा, डिस्क जो होती है वो अपने अंदर एक तरीके का सॉलिड एरिया कंटेन करती है, आप ये कह सकते हो, है ना। सर्कल में तो हवा होती है, बट अगर पूरे अंदर के पॉइंट कंटेन कर लेते हो तो दिस इज कॉल्ड डिस्क, सर्कुलर डिस्क, सॉरी DISC। The set of all point lying inside and on the circle is called circular disk. It is also known as the circular region. इसको circular region भी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? circular region। जबकि बाहर वाली जो लेंथ होती है इसको आप लोग बोलते हैं पेरीमीटर, और यही पेरीमीटर जो होती है बच्चों ये सरकमफेरेंस होती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2πr। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्किल। अगर हम बात करें कुछ ऐसे सर्कल के जिनके सबके सेंटर सेम हो बट उनकी रेडियस क्या हो? अलग अलग। रेडियस क्या हो बेटा? अलग अलग। समझ में आया? तो ये जो सेम सर्कल बट सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस के जो सर्किल होते हैं इनको हम बोलते हैं कनसेंट्रिक। कन मतलब कि सेम, सेंट्रिक यानी सेम सेंटर वाले सर्किल। समझ गए ना। आप अपने राउंडर में एक आर्क भरिए, सेंटर लीजिए, यहाँ पे एक आर्क लगाइए, एक सर्किल बना लीजिए, फिर थोड़ा और बढ़ा लीजिए उसके लेग को, फिर और बना लीजिए, फिर और बढ़ा लीजिए, ऐसे। ऐसा आपने खेल खेला होगा बचपन में, है ना। किसके साथ? राउंडर के साथ या जिसको कंपास के साथ। तो ये जो सर्किल बनते जाएंगे सबके सब क्या बनेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे। When two or more circle have the same center but have different radii, they are called concentric circle. That is circle with the common center. Next, a continuous piece of a circle is called an arc of the circle. एक continuous piece, एक लगातार piece जो होता है जिसको हम बोलते हैं arc of the circle। ठीक है। ये देखिए रेडियस r है। लेट अस कंसीडर C सेंटर सर्किल C with center O and radius r. Let P1 P2 P3 be the point on the circle. Then the pieces P1 P2, चाहे तो आप P1 से लेके P2 तक का पीस ले लें, चाहे आप P2 से लेके पीसेस कोई भी ले लो आप, है ना। पीसेस P1 P2 P3 P4 P3
है ना, P1 P2 एटसेट्रा ऑल आर आर्क ऑफ द सर्कल। चाहे आप कोई भी दो टुकड़े ले लो, ये क्या कहलाएंगे बेटा, आर्क कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, आर्क कहलाएंगे। और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क। अब बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि जैसे मान लो ये कोई आर्क है, ये कोई क्या है, आर्क है, और ये सेंटर है। और अगर सेंटर पर एंगल कोई पड़ रहा है, ये एंगल को बेटा हम लोग कॉमनली बोलते हैं थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं, ये रेडियस होती है, और ये क्या होता है, एल हो गई इसकी आर्क की लेंथ है। तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इज इक्वल्स टू, यानी एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आया। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ होगी एल और रेडियस होगी आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। चलिए अब यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। पहला चैप्टर है प्रूव दैट इफ टू, पहला मतलब टॉपिक है इसका, prove that if two arc of circles are congruent then corresponding chords are equal। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि अगर दो आर्क जो हैं सर्किल के कॉन्गोरेंट हैं, क्या है, कॉन्गोरेंट, क्या है, कॉन्गोरेंट। तो आपको शो करना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, कॉर्ड क्या है, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास में बेटा यहाँ पे दो आर्क हैं, ये देखिए, एक पी क्यू है और एक हमारे पास में आर एस है। ओके, हमारे पास में दो आर्क हैं, एक है पी क्यू और एक है आर एस। बेटा जब भी आर्क को लिखते हैं इस तरीके से, तो पी क्यू आर्क ये होता है और आर एस आर्क ये होता है। तो फिलहाल बेटा पी क्यू आर्क की लेंथ जो है वो आर एस आर्क के क्या है, इक्वल है। क्लियर है। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि इनसे जो बनने वाली कॉर्ड हैं पी क्यू और आर एस, समझ गए ना। आपको ये शो करना है कि इनसे बनने वाली जो कॉर्ड होंगी, अगर आर्क इक्वल हैं, तो इनसे बनने वाली कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे दो केसेस लेकर के इसको प्रूफ करके बताया गया है। ठीक है, हमको दो केसेस लेकर के प्रूफ करके बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेटा जब भी हम आपसे बात करें कि आर्क पी क्यू, तो आर्क पी क्यू सुनते ही आपके मन में दो चीजें आएंगी। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, और हमने लिखा पी क्यू। ठीक है ना, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा बेटा पी क्यू, तो आप कहेंगे सर पी क्यू तो इस तरफ से हो सकता है, यहाँ से देखेंगे तो ये पी क्यू है, और यहाँ से देखेंगे सर तो ये भी पी क्यू है। तो बेटा जो बड़ा वाला पी क्यू होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस डेरिवेशन के दो केस डेवलप होंगे, एक माइनर आर्क के लिए और दूसरा मेजर आर्क के लिए। बोलो क्लियर हुआ। तो ये देखिए, गिवन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्किल ओ आर एंड आर एस ऑफ द अनदर सर्किल ओ डैश आर। तो दो सर्किल है हमारे पास में, सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, और दोनों की रेडियस इक्वल है। दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल। मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है। समझ में आ गया, क्लियर। हाँ, और क्या कह रहा है, कह रहा है सच दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विद आर एस, है ना, है ना। कह रहा है कि इफ टू आर्क ऑफ द सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहा है कि इनके दो आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है। तो जितना पी क्यू है उतना ही आर एस है, जितना पी क्यू है उतना ही आर एस। तो यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू आर्क इज इक्वल्स टू आर एस। तो कॉन्ग्रुएंट बना करके लिख दिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्क लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू आर्क लेंथ आर एस। सर्किल ऊपर हल्का सा पार्ट बना दो, समझ में आ गया ना। इसका मतलब है आर्क। क्लियर। अच्छा, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू है ये आर एस के क्या है, इक्वल है, कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए केस नंबर वन डेवलप करते हैं हम लोग। पहला केस नंबर वन है व्हेन आर्क पी क्यू एंड आर्क आर एस आर एज माइनर आर्क। जब दोनों ये जो पी क्यू और आर एस है दोनों क्या है, माइनर है। क्या है बेटा, पहला केस हम माइनर कर लेंगे। तो अब माइनर का केस है बेटा, तो आप देख लो। अब हमारे पास अगर माइनर का केस है तो एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। एक ट्रायंगल बन जाएगा, इस आर्क के साथ बन जाएगा ओ पी क्यू। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक बनेगा हमारे पास में ओ डैश आर एस, इस तरीके से ये बनेगा ओ डैश
और ये क्या बनेगा, आर और एस बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर इससे बनने वाला ट्रायंगल ओपी क्यू है और इससे बनने वाला ट्रायंगल ओ डैश आर एस है। क्लियर। अब ओपी और पी क्यू के दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि ये ओपी और ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। मतलब ये चारों डिस्टेंसेस क्या हो गई, इक्वल, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स इक्वल है। क्लियर। अब ये बताइए कि पी क्यू लेंथ में इक्वल है, आर एस लेंथ में इक्वल है, तो सेम रेडियस के लिए ये दोनों सेम एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगर इनके लेंथ इक्वल है ना, इनके क्या है, लेंथ क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो लेंथ भी इक्वल है आर्क की, तो सेम रेडियस पे सेम एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि भाई एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस, एल एल बाई आर, एल बाई आर। जब दोनों के एल सेम है और दोनों के आर सेम है तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, बदलने का कोई चॉइस ही नहीं है। तो जितना एंगल आपका यहाँ पे बनेगा ओ क्यू पर, उतना ही एंगल क्या बनेगा, आर ओ एस डैश पर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब देखिए आपके पास क्या लग गई, दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लग गई। मेरे साथ बोलिए, साइड एंगल साइड, और यहाँ पे भी लग गई साइड एंगल साइड। हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब तीन चीजें बराबर हो गई। कौन कौन सी चीजें, यहाँ से इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस दूसरे वाले के बराबर हो गई। मतलब आप लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ आर डैश। देखिए लिखने का तरीका समझिए, सॉरी, ओ डैश आर। यहाँ का क्या है बेटा, ओ पी है, और यहाँ का क्या है, ओ डैश आर है। ओ पी इक्वल टू ओ डैश आर। बोलिए क्लियर है। देन दूसरा साइड हो गई। अब एंगल की बात कर लो, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ डैश, है ना, एंगल ओ डैश, साइड एंगल। अब दूसरी साइड ओ क्यू इक्वल टू ओ डैश एस, ओ क्यू इक्वल टू ओ डैश एस। तो बाई एस ए एस, अब हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। समझ में आ गया। तो साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाई एस ए एस ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल आर ओ एस डैश, आर आर ओ सॉरी और ओ डैश एस, आर ओ डैश एस। ये देखिए, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी में एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सीपीसीटी, सीपी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका एक पार्ट पी क्यू है और एक पार्ट क्या है, आर एस। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर एस होगा। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको ये इक्वल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं मेजर आर्क। व्हेन आर्क पी क्यू एंड आर्क आर एस आर द मेजर आर्क, क्या अगर मेजर आर्क इक्वल है तो भी यही केस बनेगा। देखते हैं। तो अब जो आपको बात करनी है बच्चों, ये ग्रीन वाले पार्ट की बात करनी है, हमको केवल मेजर आर्क की बात करनी है। ये देखिए, ये वाला आर्क हमको लेना है, ये मेजर आर्क। ओके, यस, ये यहाँ से, इसका हमने यहाँ से ये वाला पार्ट ले लिया, मेजर आर्क। अगर दोनों मेजर आर्क इक्वल है तो क्या सीन बनेगा। ओके, व्हेन आर्क पी क्यू आर मेजर आर्क, पी क्यू एंड आर एस आर, इफ आर्क पी क्यू एंड आर्क आर एस आर मेजर आर्क, देन आर्क क्यू पी एंड आर्क एस आर माइनर आर्क। ठीक है ना। अगर मेजर आर्क इक्वल हैं, अगर मेजर आर्क भी क्या है, इक्वल हैं, तो देखिए अगर पी क्यू और आर एस दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, अगर पी क्यू और आर एस दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आर्क क्यू पी एंड आर्क एस आर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई बात नहीं है, ये तो समझ में आ गया। अगर भाई दोनों को पलट करके लिख दिया और कुछ नहीं, दैट इज क्यू पी इज इक्वल टू एस आर, है ना, और पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। अब देखो इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि अगर आपके पास में दो मेजर आर्क आपके पास में इक्वल हो, जैसे ये पी क्यू है और दूसरा क्या है आपके पास में, आर एस, ये दोनों मेजर आर्क आपके पास में क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो जब इनके मेजर आर्क इक्वल हैं तो पूरे सर्किल की, क्योंकि रेडियस दोनों की ही सेम है, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो जब रेडियस दोनों की सेम है, तो जब मेजर आर्क इक्वल हो जाएंगे तो इनके माइनर आर्क भी क्या होने पड़ेंगे, इक्वल।
हो जाएंगे। तो कहानी घूम करके वहीं पर आ गई कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एस। क्लियर हो गया। जब पी क्यू इक्वल टू आर एस हो गया तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और फिर से वही साइड एंगल साइड लग जाएगी, देयर फोर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दैट इज अब सीपीसीटी लगा देंगे तो कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू कॉर्ड आर एस। तो बच्चों आज हमने पहली थ्योरम पढ़ ली है कि अगर कोई सर्किल के दो आर्क, सेम रेडियस के सर्किल के दो आर्क अगर इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बोलिए आ गया समझ में। चलिए अब देखिए अगला पार्ट है इसका, अगली थ्योरम। बेटा इस चैप्टर में थ्योरम बहुत है। प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉन्ग्रुएंट। वाह भाई मजा आ गया। पिछले बार में आपने क्या कहा था कि अगर उनके आर्क इक्वल हैं तो कॉर्ड इक्वल होंगी। इस बार आपसे कह रहा है कि अगर क्या इक्वल है, कॉर्ड इक्वल हैं, तो आपको बताना है कि उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो क्लियर। तो आपको इस बार बताना है कि उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। चलिए तो ये देखिए आपको क्या गिवन है। इस बार आपको गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। ठीक है ना। तो बच्चों पी क्यू इक्वल टू आर एस दिया गया है। मुझे ये बताइए कि जब पी क्यू इक्वल टू आर एस दिया गया है तो ये वाली साइड देखिए ये रेडियस है और ये भी क्या है बच्चों, रेडियस। बोलिए हाँ है ना। अच्छा ये भी रेडियस है और ये भी क्या है बेटा, रेडियस। अच्छा पी क्यू की मैं कोई लेंथ मान लेता हूँ सपोज एक्स, और ये भी मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, बोलिए साइड 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 साइड। तो क्या साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए साइड 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 लग गई और इसमें भी साइड 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 लग गई, लग गई कि नहीं लग गई। क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा था कि कॉर्ड इस बार इक्वल है। समझ गए। तो रेडियस तो इक्वल है ही, तो साइड 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 लग गई कि नहीं लग गई। तो मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ओ डैश आर एस। हाँ या ना। और आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेगा, एंगल ओ और एंगल ओ डैश, वो क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ डैश एस। बच्चों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ डैश एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आप जानते हो कि एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बताइए होता है कि नहीं होता है। तो अपने पास में एक एंगल पी ओ क्यू है, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस है। तो एंगल पी ओ क्यू के करस्पॉन्डिंग आर्क कितना आएगा, क्या एंगल पी ओ क्यू के करस्पॉन्डिंग आर्क पी क्यू आर्क आएगा, अपॉन रेडियस होगी स्मॉल आर। एंगल आर ओ एस के करस्पॉन्डिंग आर्क क्या आर्क आर एस आएगा और रेडियस होगी स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, यानी कि पी क्यू आर्क की लेंथ आर एस आर्क की लेंथ की क्या होगी, इक्वल होगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये देखा आपने, ये माइनर आर्क क्या हो गए, इक्वल हो गए। माइनर आर्क क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, इक्वल। तो आज हम लोगों ने दो थ्योरम पढ़ ली। एक थ्योरम में हमने पढ़ा, पहली थ्योरम में, कि अगर आपके पास में किसी सर्कल की करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, है ना, आर्क लेंथ अगर इक्वल होती है तो उनकी कॉर्ड भी क्या होती है, इक्वल। दूसरा हमने पढ़ा अगर कॉर्ड इक्वल होंगी तो उनके आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा अब ये तो अपने पास में क्या माइनर आर्क थे, अब मेजर आर्क भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे। अब ये बताइए कि भी इसको आप स्मॉल एम से लिखते हैं माइनर आर्क को, है ना, तो आप इसे स्मॉल एम कर दें यहाँ पे, एम पी क्यू स्मॉल एम, और इसे भी स्मॉल एम कर दें। अब ये बताइए अगर मैं इनको दोनों को 2 पाई आर से माइनस कर दूं, 2 पाई आर से माइनस कर दूं, तो 2 पाई आर माइनस माइनर आर के पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 पाई आर से माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनर आर्क आर एस।
तो अगर आप माइनर आर्क घटाएंगे 2 पाई आर से, टोटल में से थोड़ी सी लेंथ हटा देंगे, तो मेजर आर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको क्या मिल जाएगा उस समय? आपको मिल जाएगा मेजर आर्क। क्या मिल जाएगा? मेजर आर्क। तो आपके पास में बन जाएगा आर्क पी क्यू, ठीक है, और इक्वल टू आर्क आर एस। बताइए, हाँ है ना? बन गया कि नहीं बन गया? तो इस, हाँ ठीक है, आप उसे क्यूपी लिख दें। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर आप माइनर आर्क इक्वल होंगे तो आपके मेजर आर्क भी क्या होंगे? इक्वल। तो आप यहाँ पे बेटर होगा आप यहाँ पे मेजर लिख लें। तो इस तरीके से आप ये भी शो कर सकते हैं कि मेजर आर्क इक्वल हो या माइनर आर्क इक्वल होंगे, तो भी आपकी कॉर्ड इक्वल होने पर दोनों आर्क इक्वल कहलाएंगे। बताइए, क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि अगर परपेंडिकुलर जो होता है सर्कल से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कल की हमारी थ्योरम रहेगी कि जो परपेंडिकुलर होता है सर्कल से डाला गया, सेंटर से डाला गया, ये कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर की है, तो अगर इसको आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 4 और 4 में ब्रेक करेगा। ठीक है ना? तो कल इसको हम देखेंगे। क्लियर? डन।